नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हमारे धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएँ। हाँ, आपको बड़ी सारी नई-नई वस्तुएँ मिलेंगी। रेजीम चेंज ऑपरेशन इन इंडिया। जी, भारत में रेजीम चेंज ऑपरेशन आज उमर खालिद और शर्जील इमाम के बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस समय जो भारत सरकार ने तथ्य प्रस्तुत किए और भारत सरकार ने जो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की उसको देखकर और भारत सरकार ने स्वयं ये कहा कि ये देखिए ये था इनका ओरिजिनल रेजीम चेंज ऑपरेशन। रेजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया गया था कि रेजीम चेंज ऑपरेशन इसलिए किया गया था कि 2019 में इस पूरे इकोसिस्टम को, जी हाँ, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, इसकी पूरे इकोसिस्टम को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 की जो विजय थी वो एक फ्लैश इन द पैन थी, एक फ्लूक था और 2019 में तो वो हार ही जाएगी। लेकिन वो उल्टे भारतीय जनता पार्टी और भी अधिक मेजॉरिटी से जब आ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हमें रेजीम चेंज ऑपरेशन करना है और उसमें डीप स्टेट, जी हाँ, डीप स्टेट वही जी, यूएसए वाली, सोरोस वाली, वो पूरी तरह से उसमें शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि बस इसको हटा ही दो। जो लोग जेन ज़ी को देख रहे हैं इस समय, जो जेन ज़ी को नेपाल में देख रहे हैं, जो जेन ज़ी को बांग्लादेश में देख रहे हैं और उस जेन ज़ी के नाम से अराजकता फैला के और रेजीम चेंज कर दिया गया वहाँ पे, उनके जो संविधान के जो प्रावधान हैं, उसके पूरी तरह से विरुद्ध वो काम ये लोग आपके सीएए और एनआरसी के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़े गए थे, उसमें कर रहे थे और प्लान था कि एक शाहीन बाग नहीं, उनको तो 100 शाहीन बाग बनाने थे और 100 शाहीन बाग के अतिरिक्त उनको चक्के जाम करने थे 500 शहरों में और वो भी मुसलमानों के माध्यम से। तो मुसलमानों के माध्यम से जब वो नहीं हो पाया, तो दंगा करवाया गया। दंगा भी ऐसे समय करवाया गया जिस समय ट्रंप भारत में आने वाले थे और ट्रंप भारत में आने वाले थे, उस समय दंगा हुआ तो उससे पूरे विश्व में एक पब्लिसिटी हुई और वो पब्लिसिटी के माध्यम से ही वो चाहते थे कि भाई नर्वस हो जाए भारत सरकार, अनर्व हो जाए और अपने आप या तो छोड़ दे या फिर जो है दूसरे देश जो हैं वो मिलके मोदी को कहें कि भाई तुम रिज़ाइन करो। कुछ इस तरह का प्लान था और वो प्लान आज पूरी तरह से एक्सपोज़ किया गया। लेकिन ये अकेला प्लान नहीं था। दूसरा एक पैरेलल प्लान चल रहा था रिजीम चेंज का और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन तो था, वो तो बहुत ही डीप था। आप जानते हैं मैं माओइस्ट ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। वो माओइस्ट ऑपरेशन जिसकी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई है। वो माओइस्ट ऑपरेशन जो 200 से अधिक जिलों में, जी हाँ, लगभग 1/3 भारत में विद्यमान था और उस 1/3 भारत से घटते-घटते आज केवल 3 जिलों तक सीमित रह चुका है। और अब उस 3 जिलों में भी लगभग आप समझिए कि केवल 600 एक्टिव कैडर उनके बचे हैं और उन 600 एक्टिव कैडर में भी जो बड़े-बड़े जितने भी उनके सूरमा हैं, वो सब जा चुके हैं। उनके आइडियोलॉग बासव राजू मारे जा चुके हैं और उनका मिलिट्री कमांडर सबसे बड़ा, जी, हिड़मा, मांडवी हिड़मा, वो भी मारा जा चुका है। मांडवी हिड़मा के अलावा कल और एक एनकाउंटर हुआ छत्तीसगढ़ बस्तर, छत्तीसगढ़ बस्तर और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, जिसमें 7 लोग और मारे गए, जिसमें उनका एक और बड़ा कमांडर टेक शंकर मारा गया। ये सब 1-1 करोड़ 50-50 लाख के इनामी लोग थे। आज यदि वो केवल 3 दिनों तक बचे हैं, तो इसमें तो हमें गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करनी ही होगी कि उन्होंने बिल्कुल एक सिंगल माइंडेड फोकस से ये तय कर लिया कि ये जो नक्सल समस्या है इसको समाप्त करना है। ये नक्सल समस्या वही समस्या है जिसको हमारे मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि भई ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कहते अवश्य थे, करते कुछ नहीं थे। ऊपर से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ एक्टिविस्ट जजेस थे जो इनकी पूरी सहायता करते थे। आप देखिए साल्वा जुदम किसने आरंभ किया था? साल्वा जुदम महेंद्र कर्मा ने आरंभ किया था। महेंद्र कर्मा एक ट्राइबल लीडर थे और कांग्रेस के लीडर थे। इस माडवी हिडमा ने कितने बड़े-बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का एक संहार करने का ऑपरेशन किया और नरसंहार भी और भी किए। जो सबसे बड़ा आज तक का जो ट्रेजेडी हुई है जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे और जिसके बाद जेएनयू में जश्न मनाया गया था, वो इस माडवी हिडमा ने किया था। उसके अतिरिक्त उस समय जेएनयू में जश्न भी मनाया गया था।
इस बार माड़वी हिड़मा जब मारा गया तो जेएनयू में फिर से जश्न मनाया गया और ये एबीवी वालों ने जश्न मनाया। यानी सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से पलट चुकी है और ये सबसे बड़ा रेजीम चेंज ऑपरेशन था। ये रेजीम चेंज ऑपरेशन भारत को पूरी तरह से कम्युनिस्ट बनाने के लिए था, चाइना की तर्ज पर। चाइना के एक तरह से समझिए कि उनकी गुलामी में चाइना के एक्सटेंशन के रूप में भारत को एक भारत का एक विज़न लिया जा रहा था। ये आरंभ कब से हुआ था? ये आरंभ 1947 से हुआ था। आप ये समझ लीजिए कि रज़ाकारों का रज़ाकारों की मदद करना भी शुरू कर दिया था कम्युनिस्टों ने। पहले तो इनकी रज़ाकारों से लड़ाई हो रही थी और वे एक अपना कम्युनिस्ट नेशन अलग से बनाना चाहते थे इस निज़ाम के हैदराबाद से निकाल के। लेकिन उसके बाद जब निज़ाम के हैदराबाद को हरा दिया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने भारत देश के विरुद्ध, भारतीय स्टेट के विरुद्ध, भारतीय राज्य के विरुद्ध अपना कार्यक्रम आरंभ कर दिया। तो ये एक दूसरा जो रेजिम चेंज ऑपरेशन था जो अब ये समाप्त प्राय है। मैंने दूसरा कहा, वैसे मुझे इसे पहला कहना चाहिए। ये पहला रेजिम चेंज ऑपरेशन था जो आज से नहीं 40 साल से चल रहा था। बाकी छोटे-छोटे जो ऑपरेशंस होते रहे वो रियली रेजिम चेंज ऑपरेशन नहीं है। ये दिल्ली वाला जिसकी जो आज आपके शर्जील इमाम और उमर खालिद की जो बात हो रही थी, वो किस तरह से हो रही थी, जो बातें सामने लाई गई, वो निश्चित रूप से एक वीडियो चल रहा है, जो क्लिप पेश की गई, एक कलेक्शन ऑफ क्लिप्स पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें शर्जील इमाम की विशेषकर से जो अलग-अलग जो उसकी स्पीचेस थीं, वो दिखाई गईं और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार वो स्थान-स्थान पे जाके मुसलमानों को कह रहा है कि, "भाई, मुसलमानों, तुम अब कब्ज़ा कर लो।" तुम असम को भारत से काट दो और कह रहे हैं कि भाई असम को भारत से काट दो क्योंकि चिकन नेक पे तुम ही लोग बैठे हो। ये 16 किलोमीटर चौड़ा, हालाँकि 16 किलोमीटर नहीं है, 25 किलोमीटर है लगभग। तो 16 किलोमीटर इससे चौड़े क्षेत्र पर आप यहाँ बैठ जाओ आके और रोड्स को और रेल को अगर काट दोगे, तो इनको हटाने में ही 1 महीने लग जाएँगे और असम जो है वो पूरी तरह से भारत से कट जाएगा। ये यदि आप देखें कि किस तरह से बांग्लादेश में इस समय जो विमर्श चल रहा है इसी तरह का कि हम चिकन नेक को काट दें और पूरे असम पर हम कब्जा कर लें। ये अलग बात है कि बांग्लादेश में इतनी भी ताकत नहीं कि वो असम पुलिस से ही मोर्चा ले सके, लेकिन बातें करने को तो की जा सकती। तो शर्जील इमाम साहब ये ट्राई कर रहे थे। अलीगढ़ जा रहे थे और जामिया जा रहे थे, तरह-तरह के स्थानों पर इस तरह के वक्तव्य दे रहे थे। अभी और भी जो रेजीम चेंज के ऑपरेशंस हैं वो चलेंगे। रेजीम चेंज के ऑपरेशंस में एक इस्लामिज़्म की एक बू आती है। इस्लामिज़्म की बू इसलिए आती है क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि कहीं भी यदि इस्लामी राज्य रहा हुआ हो तो उसको रिक्लेम करना, उसे वापस लेना, ये एक मज़हबी कर्तव्य है। और उस मज़हबी कर्तव्य के नाते आप देखते होंगे कि बार-बार मुसलमान यह प्रयास करता रहता है कि दिल्ली की सत्ता कभी भी किसी तरह से उसके हाथ में आ जाए। पाकिस्तान का जो पूरा अस्तित्व है वो इसी पर टिका हुआ है कि उसे भारत के ऊपर कब्ज़ा करना है। पाकिस्तान जब बना था तब इसी बिना पर बना था कि भई वो नया मदीना बनाएगा और नए मदीने से बिल्कुल अपने नबी की तरह नबी ने जिस तरह से अपना मदीना में जाकर वहाँ पे अपने आप को जमाया और मदीना से उसके बाद फिर वापस मक्का पर आक्रमण करके मक्का पर फ़तह हासिल की, उसी तरह से ये एक कल्पना थी कि नया मदीना बनाएँगे और नबी की तरह वापस आके दिल्ली को उड़ाएँगे और दिल्ली में यहाँ पर जो मुसलमान रह गए उनको सबको कहा कि भई यहाँ तुम रह जाओ। क्योंकि एक बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तो हो गए बिल्कुल प्योरली प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन भारत को जॉइंट प्रॉपर्टी बना के रखा गया और नेहरू जी जैसे अकल्पनाशील व्यक्ति ने इस मामले को और आगे बढ़ने दिया, जिसके कारण ही आप देख रहे हैं कि 1970 तक तो शांति रही और उसके बाद से लगातार जो है वो स्थितियाँ बिगड़ती गईं और लगातार इस मुस्लिम पॉपुलेशन ने अपने आप को असर्ट करके भारत के ऊपर कब्ज़ा करने का प्रयास जारी रखा। उसी का कल्मिनेशन था, उसी का पीक पॉइंट था, ये दिल्ली का रेजीम चेंज ऑपरेशन। जब ये शाहीन बाग से सीएए आंदोलन में नहीं हुआ, बीच में कोविड आ गया और तो उसके बाद फिर दोबारा ट्राई किया गया और वो
किसान आंदोलन के माध्यम से ट्राई किया गया। इनकी फेलियर कहाँ हुई? इनकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए, दिल्ली में इसको ठीक से डील नहीं किया गया, ये तो सब जानते हैं। क्योंकि शाहीन बाग भी जब हुआ तो शाहीन बाग एक दिन में उखाड़ा जा सकता था, लेकिन सरकार ने ये देखा कि भई बजाय हम उखाड़ने के इसको हम जुडिशरी के माध्यम से करवाएँ, और जो जुडिशरी में चले गए और जुडिशरी में बैठे हुए थे उस समय ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने मामला जो था वो इन्हीं के एजेंट्स के हाथ में सौंप दिया। यानी जो कमेटी बनाई बोबड़े साहब ने, उसमें वजाहत हबीबुल्ला जैसे लोग थे। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स के नाम पर ये जो पनपा रखे हैं, ये रेजीम चेंज ऑपरेशन के अलग-अलग स्थान पर एटम बॉम्ब्स, चाहे वो जामिया हो, चाहे एएमयू हो, और चाहे ये भी अल फलाह आया है, इस तरह के बहुत सारे आपको कर्नाटका, केरला में भी मिल जाएँगे। इनको सबको जो है वो क्यों ना डिसआर्म किया जाए। इनको जब भी आप यहाँ पे तलाशी ले रहे हैं, तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पर भारत को अस्थिर करने का सामान मिल रहा है। यहाँ तक कि आप देखें कि आज कश्मीर टाइम्स नाम के अखबार के दफ्तर में जब छापा मारा गया, तो उसमें भी AK-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल, ये सारी चीज़ों के राउंड्स और वो असलहा वहाँ पर मिला। और उसके जो कर्ता-धर्ता थे, वो हिंदू थे, वेद भसीन। लेकिन वेद भसीन JKLF के मेंबर भी रहे हैं सदैव। JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, कैन यू इमेजिन? ऐसे भी लोग जो हैं, जो नाम के हिंदू हैं, हिंदू इन नेम ओनली ही नो, और काम जो है वो पूरी तरह से रेजीम चेंज वालों का, भारत विरोधियों का, सेपरेटिस्ट का करते रहे हैं। इसलिए रेजीम चेंज करने वालों से सावधान रहने का यह पूरा अवसर है, और जनता यह समझ रही है, ये उन्होंने बिहार में पूरी तरह से दिखा भी दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।